आज जो हम ये तबाही और बर्बादी देख रहे हैं, ये पीडीपी और बीजेपी की दो स्टेट को यूटी बनाने का जो अहम रोल है वो इन्हीं दो जमातों का है। तो उन्होंने तबाह और बर्बाद किया है। चाहे हम स्पेशल स्टेटस की बात करें, 370 की बात करें, 35A की बात करें, भला 2015 लाख का नुकसान हुआ तो 2000 से इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते और बेबसी फील कर रहे थे। उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। उमर मलिक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ैनबपुरा के ऑनरेबल एमएलए शौकत हुसैन गनाई, जो कि 20 साल तक जो है इन्होंने लोगों के साथ शाना बशाना चले। तो फिलहाल आपसे जाने की कोशिश करेंगे, जो कि यानी कि अंतलदाया जिनका राशन कार्ड है उनको बिजली मुफ्त में दी जाएगी। ये बजट सेशन में इसका जो खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इसका वादा किया। तो क्या जमीनी सतह पे पहले इस बारे में वेरिफिकेशन की जाएगी? देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो हमने मैनिफेस्टो में अपनी बात रखी थी कि हम 200 यूनिट जो है बिजली मुफ्त करेंगे और उसकी शुरुआत हुई है एवाई से। और जैसे उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट सेशन के दौरान ऐलान किया और उस पर अप्रैल से ना कि सिर्फ 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ 10 किलो जो राशन है वो भी उनको मुफ्त मिलेगा। और ये समाज का वो तबका है जो सबसे कमज़ोर तबका है, एवाई, जिनको एवाई कार्ड मिलता है। और एक अच्छी शुरुआत है। आ, जो आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट का एक प्रोसीजर है कि 1 साल 2 साल के बाद जो है वेरिफिकेशन करते रहते हैं। और इस साल भी ऑर्डर निकला है वेरिफिकेशन के हवाले से और वेरिफिकेशन चल रही है। अगर किसी भी जगह कोई ऐसा कुछ लगेगा कि ये एवाई डिज़र्व नहीं करता है, तो उसके जो है उसको बीपीएल कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये 3 कैटेगरीज है। एक है एपीएल, पीपीएल और एवाई। ये तीनों कैटेगरीज जो है, और फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब ने एवाई से शुरुआत की है और इसके बाद इंशाल्लाह रहमान बीपीएल कैटेगरी को भी हम इस दायरे में लाएंगे, जैसे हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। तो जाने की कोशिश करेंगे जो लोग मतलब इस कैटेगरी में आते हैं लेकिन अभी उनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि अभी समय है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वेरिफिकेशन होने वाली है, होने जा रही है, तो उनके लिए भी क्या संदेशा है? देखिए, अभी तक जो है कि जो आपको राशन मिल रहा है, जो राशन कार्ड इशू है, वो सेंसस 2011 के हिसाब से जो है यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी जो हाल ही में एक ऑर्डर निकला है कि जो आपको अभी बाइफरकेट जो है, यानी एक से वालिद के साथ 3 बच्चे हैं वो अलग होंगे और उनका जो एवाई राशन कार्ड है वो बाइफरकेट हो सकता है, उसको 3 राशन का। ऐसा तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि सेंसस अभी हुआ नहीं है और सेंसस करना बड़ा ज़रूरी है। वो ड्यू था, लेकिन इस साल भी सेंसस नहीं हुआ। 2011 से आज तक जम्मू कश्मीर रियासत में सेंसस नहीं हुआ और यही कारण है कि अब देखिए कि इस पे एक ऑर्डर निकला है कि अगर इन सालों में कोई बच्चा जो है वो बड़ा हुआ है या बच्चा पैदा हुआ है या कोई लेफ्ट आउट हुआ था या जो राशन कार्ड में इसका जो है दर्ज नहीं था, उसके लिए ऑर्डर निकला है कि उनको हम दर्ज कराएंगे और जो उनके राइट्स है और उनको ज़रूर वो राइट्स मिलेंगे। जाने की कोशिश करें, क्योंकि बजट इजलास जो है एक बार फिर शुरू होगा, तो अभी तक क्या बजट में रहा, खासकर अगर हम ज़ैनबपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे? देखिए, बजट किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं होता है। बजट पूरे जम्मू कश्मीर रियासत के लिए होता है और बजट में जो हमने रखा है वो लोगों के डोमेन में है आजकल, और लोगों के सामने हमने बजट पेश किया। और जो बजट में अच्छी अच्छी खूबियाँ थी, जैसे आपने अभी जिक्र किया है कि एवाई को मुफ्त बिजली मिली है, और इसके साथ ही जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए हमने वादा किया था, जो हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया, वो वादे पूरे इंशाल्लाह वो दिख रहा है कि जो बजट पेश हुआ उसमें गवर्नमेंट के जो है इंटेंशंस कि हम क्या करने जा रहे हैं। और लेकिन मुश्किल हालात में इस तरह का बजट पेश करना ये एक काबिल तारीफ़ है और मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियाद रखी गई है और एक आवाम दोस्त बजट है। इसमें चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर की बात करें तो उसमें उसके लिए बहुत अच्छा ये रखा है। टूरिज़्म के हवाले से इसमें बात हुई और ख़ासकर जो रूरल एरियाज़ के हवाले से जो है उसमें रूरल एरियाज़ के लिए और ख़ासकर नौजवानों लोगों के लिए बहुत कुछ है। और पिछले साल भी आपने उन इलाकों का विजिट किया जहाँ पे तालाबारी हुई थी, काफी ज्यादा तालाबारी हुई, एक सेब भी उनको मतलब बेचने लायक नहीं वहां पे रहा। क्या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लगनी चाहिए?
क्या इस जमीन में, क्योंकि शोपियान, अगर हम दोनों शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे, शोपियान है ज़ैनपोरा की, तो तकरीबन 90% से ज्यादा लोग जो है वो इसी सेब के साथ वाबस्ता है। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनका रोजगार इसी के साथ वाबस्ता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अगर मेज या बाकी चीजों को क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में लाया गया, लेकिन अभी तक सेब के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, शायद आपने मेरा सवाल नहीं सुना कि मैंने असेंबली में ये क्वेश्चन रेज किया था कि हाल ही में जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 24 विलेज जो है जो हेल स्टॉर्म से इफेक्टेड हुए थे, और मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि उनके लिए क्या सरकार मदद कर रही है, और बताया। तो वहाँ पे जो रिप्लाई आया, पहले रिटर्न रिप्लाई आया, तो उन्होंने कहा कि जो 5146 आइडेंटिफाई किए उन्होंने, जिनका नुकसान हुआ था फैमिलीज़ का, और उसमें से 3148 को जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था। 2500 के आसपास 3000 तक जो उस वक्त के हॉर्टिकल्चर ने असेसमेंट की थी, उनको 100% नुकसान हुआ था। और फिर मैंने वही क्वेश्चन पूछा कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से, मैंने कहा कि ये जो रिलीफ है इससे हमारा भला 2015 लाख का नुकसान हुआ, तो 2000 से इसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसके लिए सरकार के पास कोई वाज़ेह स्कीम है जैसे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है? और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो इन प्लेस है। उसमें अब फिर एक बार जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने उस वक्त रिप्लाई दिया, उसने कहा कि जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो इन प्लेस है, लेकिन उसमें हमने फिर एक बिड डाली है, टेंडर डाला है, उसमें से 95% जो है वो सरकार की तरफ से रहेगा, और 5% है वो जो बाग मालिकान है या बाकी जमींदार लोग हैं उनको देना है। तो उसमें लोगों को जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में एप्पल नहीं है, एप्पल भी है उसमें। अगर आप वो अगर आप वो रिप्लाई सुनेंगे, जो रिप्लाई ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, उसमें वो वाज़िया तौर पे कहते हैं कि जो एप्पल है वो इसमें इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि एप्पल इसमें इंक्लूड नहीं है, एप्पल इसमें इंक्लूड है, लेकिन लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो मालिकान बाग है, उनको पार्टिसिपेट उसमें करना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उससे लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आखिर पर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अपोजिशन सवाल आज उठा रही, चाहे बीजेपी की जानिब से, पीडीपी की जानिब से, कि 12 गैस सिलेंडर और बिजली जो है आप तमाम लोगों को मुफ्त देने का वादा किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का एक बयान भी सामने आया था कि हम धीरे धीरे यानी कि इसको ठीक करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उन लोगों को बिजली मुफ्त देंगे जो इसके हकदार है पहले, धीरे धीरे। तो क्या कहना चाहते हैं अब जब हुकूमत बनी, क्योंकि ये जरूरी बात है कि जब अवामी नुमाइंदे सामने निकल के आते हैं तो सबकी बातें सुनी जाती हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस ज़मीन में? देखिए, सबसे पहले ये है कि जो लोग हैं, लोग खुद गवाह है, लोगों को हालात पता है। आपने डिलीवरीज की बात की है, दो पहले वो पानी की पाइपें फूटी हुई कहा गया था, डिलीवरी की बात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिलीवरी 2014 से लेकर 2024 तक जो पहले पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, आज जो हम ये तबाही और बर्बादी देख रहे हैं, ये पीडीपी और बीजेपी की देन है। जिस रियासत को उन्होंने तबाह और बर्बाद किया है, चाहे हम स्पेशल स्टेटस की बात करें, 370 की बात करें, 35A की बात करें, और स्टेट को डाउनग्रेड की बात करें, स्टेट को यूटी बनाने का जो अहम रोल है वो इन्हीं दो जमातों का है, पीडीपी और बीजेपी का। और मुझे नहीं लगता है कि इखलाकी जवाज़त है उनको सवाल पूछना, लेकिन फिर भी अगर आप डिलीवरीज की बात कर रहे हैं तो आप पिछले खासकर 5 साल से आप मुझे बताइए कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा डिलीवरीजर है, या कौन लोग है कि जिन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा अपने राइट्स के लिए? क्या किसी ने बात की? नहीं। ये जमहूरियत की खासियत है। जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जब बनी, तो लोग घरों से बाहर आए अपनी बात रखने के लिए। पहला तो ये है कि एक खुश आइंदा कदम है कि लोग अब बात कर सकते हैं, लोग अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इससे बढ़िया जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इनको प्लेटफार्म दिया है कि आप आ जाओ और अपनी बात रखो और अपने हुकूक की बात करो। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब्दुल्ला साहब वाली सरकार ने किया है। रही बात कि हमने जो वादे किए, वो वादे हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। और लगना यह है कि क्या गवर्नमेंट के इंटेंशंस है वादे पूरा करना, और वो हमने साबित कर दिया है कि जो हमारे इंटेंशंस है, जो हमारे प्रोमिसेस है, वो हम फुलफिल करेंगे। इसीलिए जो है शुरुआत हुई है। ये हमारे मुखालिफ भी मानते हैं, ये हमारे दुश्मन भी मानते हैं कि हाँ, शुरुआत हुई है।
अगर शुरुआत हमने गरीब से की है तो मुझे लगता है कि किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 10 सालों में हमने देखा है कि शुरुआत जब होती थी कि बड़े लोगों से होती थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने गरीब लोगों से शुरुआत की है। गरीब लोगों को जो है उनको जो है राहत देने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह जो इसके बाद जो कैटेगरी के लोग हैं बीपीएल वाले, और वो भी इसमें शामिल होंगे। बाकी जो अगर उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और खासकर मैं ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों ने हमें गैस सिलेंडर के लिए वोट नहीं डाला, लोगों ने हमें राशन के लिए वोट नहीं डाला, लोगों ने हमें सड़क बनाने के, लोगों का जो सफोकेशन हुआ था, जो लोगों के वो दम घुट रहा था, लोग जो वो एक बेकसी और बेबसी फील कर रहे थे, उस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बात कर सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो लोगों ने ज्यादा मैनिफेस्टो पे ध्यान नहीं दिया, लोगों ने सबसे ज्यादा जो है जो हालात है पिछले 5 साल के, उन्हीं हालात की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने जो है आवाज दी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी आवाज बनाई। हमें उसका एहतराम है और इंशाल्लाह हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने वादे भी पूरा करेगी और जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उन पे खरे उतरेगी। चलो शुक्रिया। ये थे ऑनरेबल एमएलए ज़ैनबपुरा शौकत हुसैन गनाई। हालांकि इनका यही कहना है कि लोगों ने वोट हमें इसलिए दिया ताकि वो अपनी बात रख सके, न कि राशन के लिए, ना कि बिजली के लिए, ना कि गैस सिलेंडर के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनका कहना है कि लोगों का दम घुट रहा था, किसी को वो अपने हाल यानी कि सामने वो नहीं ला पाते थे, क्योंकि गवर्नर रूल था और लोग बाहर निकलना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे।